बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के मौजू पर आने से कबल मैं आपकी तवज्जो एक छोटे से किरदार की जानिब दिलवाऊंगा। एक मासूम सा बच्चा जिसको आप टीवी स्क्रीन्स पर या अपने सोशल मीडिया पर आप अक्सर उस बच्चे को देखते हैं। वो एक पख्तून बच्चा है जिसकी उम्र होगी 5 से 6 बरस। अब इस बच्चे की चंद साल कबल एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो अपनी मासूम शरारतों से लोगों के स्कूल में शायद वो बच्चों के दिल लुभा रहा था या अपने असातिज़ा के, लेकिन वो वीडियो वायरल होकर टीवी स्क्रीन्स पर पहुंच गई और फिर टीवी देखते ही देखते वो बच्चा इस कदर मशहूर हुआ कि उससे फिर टीवी प्रोग्राम्स में बनवाया बुलवाया जाने लगा, उससे कमर्शियल्स करवाए जाने लगे। और अब वो ऐसे प्रोग्राम्स कि जो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम हैं या इंफोटेनमेंट के प्रोग्राम हैं या इस किस्म के, उसमें उस बच्चे को बाकायदा तौर पर उसे बुलवाया जाता है, उससे वो प्रोग्राम जो हैं उसका उसे हिस्सा बनाया जाता है। अब ये बच्चा आपने शायद देखा होगा, मुझे अब उस बच्चे का नाम याद नहीं, शायद ज़ाहिर शाह या इस किस्म का उसका नाम है। लेकिन उसका खासा एक जो वीडियो क्लिप वायरल भी हुआ था, वो जो पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, उसने एक अपनी जो इश्तिहारी मुहिम थी, उसमें उसे इस्तेमाल किया था कि जिसका एक सेंटेंस है, पीछे देखो, पीछे देखो। तो उस बच्चे का आपने वो अब देखा जाए तो ये एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र स्कूल में पढ़ने वाली है, जिसके साथ मासूमियत उसकी एक ऐसी मासूमियत जिससे वो अपनी मासूमियत से आगाह भी नहीं, और उसे एक ख़ास माहौल में जहाँ पर उसे अपने बच्चों के साथ अपने हम उम्र बच्चों के साथ उसे खेलना चाहिए। अब उसी बच्चे का एक ऐसा इस्तेमाल शुरू हो गया कि उसे कमर्शियल बुनियादों पर उसे इस्तेमाल किया जाने लगा। ना सिर्फ टीवी चैनल्स बल्कि स्टेट लेवल की जो मशीनरी भी आप कह सकते हैं कि उसे इस्तेमाल करने लगी। अब इस बात से बेखबर उसके वालिदैन, मुआशरा, रियासत या उसके जो तालीमी इदारे हैं, वो इस बात से बेखबर हैं कि इस बच्चे का जो नफ्सियाती उस पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, उसका मुस्तकबिल इस बात से किस कदर मुतासर होगा, या अगर बच्चे की जो इसमें कंसेंट होनी चाहिए कि वो बच्चा कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें उस बच्चे को किस कदर वो लाइल्म है या उसे इस बात से वो किस कदर बाखबर है। अब इस तमाम कज़िये में अगर आप ये बात मलहूज़ ख़ातर रखें कि एक बच्चा जो अपनी मासूमियत से बेखबर है, और इस बात से वो बेखबर है कि उसकी मासूमियत का एक कमर्शियल अंदाज में उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, जिसमें उसके वालिदैन, उसका मुआशरा, उसके तालीमी इदारे और हत्ता कि जो रियासत है, वो भी इस बात को नज़रअंदाज करती चली जा रही है कि उस बच्चे को इस अंदाज में उसका इस्तेहसाल नहीं किया जाना चाहिए। और फ़कत इस बात की दौड़ लगी है कि कैसे उससे मुख्तलिफ ज़राए में इस्तेमाल करके उससे मुनाफ़ा या उससे जो मादी उसका जो फ़ायदा वो उठाया जा सके। अब ये तमाम जो तस्वुर है कि जिसमें एक बच्चे की मासूमियत भी कुर्बान की जाती है, वालिदैन अपने बच्चे की जो मासूमियत है उसे भी नज़रअंदाज कर देते हैं, और मुआशरा जो है वो भी मजमूई तौर पर सर्फ़ नज़र करता है। ये तमाम तस्वुर जो है, इसे कहा जाता है कैपिटलिज़्म, यानी सरमायादाराना निज़ाम। सरमायादाराना निज़ाम का अगर एक सतरी उसका खुलासा किया जाए तो वो यही है कि सरमायादाराना निज़ाम में किसी भी चीज़ का, चाहे वो इंसान हो, उसका अखलाक हो, उसकी कोई खूबी हो, उसकी मादी या गैर मादी उसके जो भी खामी, खूबियाँ, कोई भी ऐसी चीज़ कि जिसे नफ़ा की गर्ज़ से, सरमाया की पैदावार की गर्ज़ से इस्तेमाल किया जाए, वो सरमायादाराना निज़ाम मईशत का हिस्सा बन जाता है, और सरमायादाराना निज़ाम इसी चीज़ का नाम है। अब आज के मौजू से चूँकि ये किताब जो है जिस किताब को आज आपसे ये किताब चूँकि मैं पहले तारीफ़ करवा चुका हूँ, कैपिटलिज़्म ऑन एज, अल्बेना अज़मानोवा की किताब है, 2020 में शाया हुई। अब ये किताब 2008 और 9 में जब माली बहरान ने अमेरिका को और दीगर जो यूरोपीय ममालिक उनकी मार्केट्स को घेर लिया, तो उसमें फिर ये बात कही जाने लगी जो माली निज़ाम पे जो इस वक़्त राइज है दुनिया भर में, बिलख़ुसूस जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, इसमें जो सरमायादाराना निज़ाम की जो शक्ल है, उस पर तनकीद करने वाले जो अफ़राद हैं, वो समझते हैं कि ये माली निज़ाम जो है, ये सरमायादाराना निज़ाम, ये तकरीबन बोसीदा हो चुका है, ये नाकारा हो चुका है, और ये ऐसा निज़ाम है कि जो फ़कत कुछ एक जो एलीट क्लास है, जिनके पास मालो-दौलत की बहुत ज़्यादा है, ये उनके मफ़ादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, बाकी जो इससे निचले तबक़ात हैं, ये उनका इस्तेहसाल करता है।
तो इस किताब में इस बात पर रोशनी डाली गई कि कैसे ये निज़ाम जो है वो इस निज़ाम में बेहतरी लाई जा सकती है और इस निज़ाम का जो इसका स्ट्रक्चर है वो है क्या। अब इस बात पर आने से कबल चूँकि आज के मौज़ू में कुछ किताबी बातें होंगी, लेकिन अगर आप ये किताबी बातें समझ जाएँ तो आपको आने वाले बहुत से मौज़ूआत पर और जो सरमादान निज़ाम का एक उसकी साख़्त है, उसका स्ट्रक्चर, वो आपको समझने में बहुत आसानी होगी और फिर आप के जो तसव्वुरात होंगे वो ना सिर्फ़ इसमें क्लियर होंगे, क्योंकि तसव्वुरात का जो क्लियर होना ये इंतहाई अहम है। अब अपने मुआशरे में इर्द-गिर्द और दुनिया की जो आपके आलमी हालात होते हैं, आलमी बिसात पर बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं कि जब आप उन्हें देखते हैं, तो आप उन्हें प्रॉपर जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, वो आप उसमें नहीं डाल सकते। आप ये समझते हैं ये वाक़या जो है, ये इसका सरमादान निज़ाम में मईशत से या लिबरल जो डेमोक्रेसी है, उससे ताल्लुक है। लेकिन वो कैसे इस बात को इसको अंडरपिन करता है, इसे कैसे वो सपोर्ट करता है या वो कैसे उस निज़ाम की तारीफ़ के तहत उतरता है, तो आज का अगर ये थोड़ा-सा ब्लॉग आप एहतियात से सुनें और गौर से अगर आप इसके जो नुकात आपके सामने बयान करूँगा, अगर उस पर आप थोड़ा-सा गौर व फ़िक्र करें, तो ये निज़ाम आपको समझने में खासी आपको आसानी रहेगी। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो सरमादान निज़ाम है, इसको जो सपोर्ट करता है, मैं तो जिस नतीजे तक पहुँचा हूँ, वो ये कि सरमादान निज़ाम जो है, वो लिबरल डेमोक्रेसी को उसने जन्म दिया। तो सरमादान निज़ाम जिन मुल्कों में होगा, आपने अक्सर वहाँ पर देखा होगा कि वहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी यानी कि वो डेमोक्रेसी के जिसमें लोग वोट्स के ज़रिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं और उसमें जो भी मुआशरे में आपके समाज में तब्दीलियाँ वाक़ई हों, वो इफ़राद जो हैं वो उस पर पहले बहस-मुबाहिसा करते हैं, फिर अपने नुमाइंदगान के ज़रिए वो पार्लियामेंट में वो बात पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बनती है, पॉलिटिकल और फिर वो जो ईवान में मुंतखब ईवान में फिर उस पर कानून साज़ी की जाती है, तो इस तमाम प्रोसेस को लिबरल डेमोक्रेसी का नाम दिया गया है। अब ये जो निज़ाम है कैपिटलिज़्म, इसकी रेpertoire क्या है? यानी इसका जो मख़ज़न है, इसका जो एक मजमूआ है, वो है क्या? ये निज़ाम है किन बातों से मिलकर बना है? वो कौन से अवामिल हैं जो सरमायादाराना निज़ाम को बनाते हैं, जो कैपिटलिज़्म का जो निज़ाम है उसे तश्कील देते हैं। तो इसमें 3 अवामिल हैं, ये याद रखिएगा। इसमें पहली जो बात होगी वो होगी कि टू सिस्टेमिक डायनामिक्स कि इस निज़ाम की जो बुनियाद है वो जो इसका जो इसकी तश्कील हुई वो 2 बातों पर हुई। ये पहला नुक्ता है, उसकी मज़ीद आगे 2 ज़िमनी बातें हैं। अब वो पहला जो ज़िमनी नुक्ता है वो ये है कि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूटिव जो इसकी डायनामिक है यानी ऑपरेटिंग लॉजिक के जो कैपिटलिज्म निज़ाम है इसे जो जिसको इसकी जो ऑपरेटिंग लॉजिक है जो इस निज़ाम को चलाती है वो है क्या? वो ये है कि इसमें कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट की बात की जाती है कि कॉम्पिटिटिव हाउ टू जनरेट कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट्स कि कोई भी अगर मुआशी सरगर्मी हो तो उसमें नफ़ा जो होगा वो उसे मरकज़ी हैसियत हासिल होगी। कोई भी मुआशी सरगर्मी की जाएगी वो इसी नुक्ता नज़र के तहत कि उससे कैसे मुनाफ़े को पैदा किया जाए और कॉम्पिटिटिव उसमें कॉम्पिटिशन होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन मुनाफ़ा पैदा कर सकता है। और उसमें इस बात का कतअन इस बात में कोई इसमें लिहाज नहीं रखा जाएगा कि ये अखलाकी, गैर अखलाकी या किसी भी लिहाज से वो दुरुस्त है या नहीं, वो मुआशरा बाद में इसे तय करेगा या कानून तय करेगा। लेकिन कोई भी सरमादार जो निज़ाम को जो इसमें सरमाए की वो इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, वो सरमाए को काश्त करेगा, तो वो इस बात से कतई नज़र करेगा कि वो उसके मुआशरे पर क्या असरात होते हैं, लेकिन उसका जो मुतमईन नज़र होगा, जो उसका अहम उसका फ़ोकस होगा, वो ये होगा कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकता है। ये एक ज़िमनी नुक्ता है सिस्टम डायनामिक का। अब दूसरा जो है वो इसमें क्या है प्रिमिटिव एप्रोप्रिएशन। प्रिमिटिव एप्रोप्रिएशन के इस मुनाफे की जो पैदावार में जो भी ज़राए इस्तेमाल होंगे, किसी किस्म का खाम माल इंसानी शक्ल में हो, ज़मीन में हो, हवा में हो, वो लेबर की सूरत हो, वो सरमाए की सूरत हो, मशीन की सूरत हो, किसी भी सूरत हो, उसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जा सकता है, उसका हुसूल कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। अब ये बात जैसे आप समझते जाएँगे, तो आपका ये जो इसमें जो कनेक्शन होंगे, वो आप बेहतर तौर पर इसे कनेक्ट कर पाएँगे, इसके जो डॉट्स। वो कैसे कि जब मुनाफ़े का हुसूल और ये मुतमईन नज़र बन जाएगा एक सरमादार का, तो वो इस बात को बिल्कुल वो इसे नज़रअंदाज करेगा, वो कंसीडर नहीं करेगा कि एक मज़दूर को इस्तेमाल वो कैसे करे, उसका कैसे वो इस्तेहसाल करे, कैसे उसकी उजरतें कम करे या वो कैसे ज़मीन
अगर उसे चाहिए तो वो ज़मीन हथियाने के लिए, चाहे वो लीगल तरीके से करे, इल्लीगल तरीके से करे, लेकिन वो किस तरीके से ऐसे उसे इस्तेमाल में लाए कि जिससे मुनाफे की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार जो है वो मुमकिन हो सके और सरमाया ज़्यादा से ज़्यादा वो इकट्ठा कर सके। अब ये जो 2 नुकात हैं, यानी कि इसमें जो कॉम्पिटिटिव जो इसमें मुनाफे की पैदावार और तमाम वो खाम माल, वो जो इस मुनाफे की पैदावार में खाम माल इंसानी सूरत में इस्तेमाल हो या टेक्नोलॉजी ज़मीन की सूरत में, उसका हुसूल कैसे मुमकिन बनाया जाए, ये 2 ज़िमनी नुकात होंगे पहले के सिस्टम डायनेमिक, इसकी जो लॉजिक इस्तेमाल होती है सरमायादार निज़ाम की, उसके लिए। इसमें दूसरा नुकता जो है वो नुकता ये है कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटलिज्म का जो स्ट्रक्चर है, जो इसका सरमायादार निज़ाम की साख है, जो इसका जो निज़ाम है, जो इसे कायम करता है, वो क्या है। अब उसके लिए जो निज़ाम जो बात की गई है वो ये है कि जो प्राइवेट अदारे होंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी की शक्ल में हो या कारोबार की शक्ल में हो, वो इस निज़ाम को कायम करेंगे, वही इसका स्ट्रक्चर है। सरमायादार निज़ाम बुनियादी तौर पर इसी चीज़ का नाम है कि किसी भी फर्द के पास, इंफरादी किसी फर्द के पास या फर्द के मजमूए यानी कंपनी के पास वो तमाम इख्तियारात हों, वो अपने सरमाए के खुद मालिक हों और उसमें स्टेट का यानी रियासत का कोई अमल दखल ना हो, ये इसमें दूसरा नुकता है। अब इसमें तीसरा जो नुकता है वो ये है कि इसके जो इथोस होंगे, यानी इसके जो इखलाकियात, नजरियात, इसके जो उसूल होंगे, उनका जो मजमूआ होगा, वो इस बात का तयन करेगा कि सरमायादार निज़ाम वहाँ पर उसकी लेजिटिमेसी क्या है, उसकी जो कानूनियत, कानूनी उसकी जो उसका उसका जवाज़ क्या बनता है, आया वो कानूनी है या नहीं। तो वो तमाम नज़रियात, अखलाकी उसूल, वो इस बात का तयन करेंगे कि आया ये जो सरमायादार निज़ाम किसी भी मुल्क में, किसी मुआशरे में वो राइज है, वो किस हद तक उससे उसके उसूल क्या हैं, उसके अखलाकियात क्या हैं, उसके इथोस क्या हैं, वो इस बात का तयन करेंगे वो निज़ाम वहाँ पर लेजिटिमेट है या नहीं। तो ये 3 इसके उसूल हैं। तो अब इसी बात को दोहरा लेते हैं कि वो ये कि पहला कि इसके जो सिस्टम डायनेमिक हैं, जो इसकी हरकियात हैं कैपिटलिज़्म की, कि ये निज़ाम किन 2 बुनियादी बातों पर सिस्टम डायनेमिक जो इसमें निज़ाम में वो चलती हैं। पहली कि जो इसकी ऑपरेटिंग लॉजिक है वो ये कि मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाया जाए। दूसरी ज़िमनी बात ये है कि उस मुनाफे की पैदावार के लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रिमिटिव इसमें अप्रोप्रिएशन हो, वो जो ज़राए इसमें इस्तेमाल होंगे खाम माल की सूरत में मुनाफे की पैदावार के लिए, उनका हुसूल कैसे मुमकिन बनाया जाए, किसी भी तरीके से। दूसरा इसमें कि वो क्या हो, इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है कैपिटलिज्म का, वो प्राइवेट अदारे या प्रॉपर्टी या इस किस्म के अदारों का तश्कील देना है। तीसरा इसमें इथोस हैं, जो इसके अखलाकी उसूल और इसमें जो नजरियात हैं उनका मजमुआ वो क्या है। अब इन 3 उसूलों को सामने रखते हुए सरमायादार निज़ाम जो है वो उससे बुनियादी तौर पर, चूँकि ये जो सरमायादार निज़ाम जिस निज़ाम को हम पढ़ रहे हैं और जिस निज़ाम की जानिब हम बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में इस पर बहुत सारी बात होगी क्योंकि बहुत सारा मेरे पास मौद पड़ा है। वो ये है कि जो 16वीं 17वीं सदी में जिस वक़्त यूरोप में इसमें रेनेसांस का एक पीरियड आया, निशात सानिया की जिसे तहरीक कहा जाता है, उसके बाद फिर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का एक प्रोसेस चला। उस इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का यानी सनती अमल में जब एक जो बहुत सारे यूरोपीय ममालिक ने अपने सनती इदारे कायम किए, फिर उसमें उन्होंने कैसे मज़दूरों का इस्तेहसाल किया, वो कौन से ऐसे कानून बनाए कि जिसमें एक जो क्लास थी, जिसके पास सरमाया था, जिसके पास मैनेजमेंट की स्किल्स थी, पैदावार की वो सलाहियतें थी, उसके लिए फिर उन्होंने कैसे जो दीगर खाम माल के ज़राए थे, उनका कैसे उन्होंने इस्तेहसाल किया और फिर इसी निज़ाम के इस्तेहसाल का नतीजा था लोगों की जो इसमें बिलखुसूस जो मज़दूर तबका था, जो प्रोलेटारियत थे, यानी वो जो गरीब तबका था कि जिनका इस्तेहसाल किया जा रहा था, और एक सरमादार तबका, एक लैंडलॉर्ड तबका, एक फ्यूडल तबका, इंडस्ट्रियल तबका, जो इनकी गुर्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए सरमाए को, मुनाफे को ज़्यादा बढ़ा रहा था और सरमाए की ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्यूमुलेशन कर रहा था। इन तमाम हालात को देखते हुए फिर कार्ल मार्क्स ने उस वक़्त अपना जो सोशलिज़्म का नज़रिया पेश किया था। अब वो नज़रिया क्या है? वो नज़रिया आज किन सूरतों में वो अमल पज़ीर हुआ, उस नज़रिए में ख़राबी क्या है? ये तमाम चूँकि तवील और बहस तलब मौज़ूआत हैं जिन पर आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह बात होगी। तो इसी चूँकि ये मुख्तसर सा ब्लॉग है, इन्हीं बातों को आज याद रखते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसी मौजू से, कैपिटलिज्म से मुताल्लिक 2-3 अहम मौज़ूआत पर मज़ीद बात होगी कि कैपिटलिज्म की जो रॉ फॉर्म है, जो क्रूड फॉर्म है,
वो फिर कैसे एक मुआशरे को, एक समाज को वो खराबी की जानिब लेकर जाती हैं। आज के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया।